नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा एपिसोड, इस वीडियो में हमें भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और बहुत ही कम समय में और विस्तृत नॉलेज के साथ में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत हम जिन बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना में क्या हमारे संविधान के द्वारा कोई संशोधन किए गए, और यदि संशोधन किए गए तो कौन कौन से वो शब्द हैं जिन्हें जोड़ा गया, और क्या प्रस्तावना की उपयोगिता है और प्रस्तावना के उद्देश्य क्या हैं, प्रस्तावना कब हमारे संविधान में इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और उसके साथ ही हम उस बारे में बात करेंगे कि वर्तमान परीक्षाओं के अंतर्गत किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने का सिलसिला चल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसकी पृष्ठभूमि रही है जब जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी को स्वीकार किया। ये आपको दो डेटें याद रखनी है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को, और इसे संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? ये स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे शामिल क्यों किया गया। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है, जैसे कि हम कोई भी बुक खरीदते हैं उसके आगे टाइटल बार दे रखा होता है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि इस बुक में किन किन बिंदुओं के बारे में बताया गया है या किन किन चीज़ों के बारे में इसमें विवरण है। उसी प्रकार से ये भारतीय संविधान का दर्शन है। इसमें ये बताया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भारतीय संविधान में शामिल हैं। जैसे हम प्रस्तावना को देखेंगे, हमको प्रत्येक को व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि इस संविधान में कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रही भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसे आप याद रखें, बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं रख पाएँ तो इसके शब्द को याद रखें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, उसका स्रोत कौन सा है, यानी कि किस देश से इसे लिया गया है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कनाडा से लिया गया है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से ली गई है या उसका स्रोत कौन है। तो कनाडा इसका स्रोत है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं, ये जो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि भारतीय संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। और आगे ये सब दे रखे हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हमारे संविधान में प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया जा चुका है, और वो संशोधन माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान किया गया था। फिर एक बार हम इसे विस्तार से पढ़ लेते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ ये है कि हमारे भारतीय संविधान में न्याय कितने हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन 3 न्याय के बारे में या फिर किन न्याय के बारे में जिक्र कर रखा है। तो वो हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर स्वतंत्रताएं। तो स्वतंत्रताएं हमारे प्रस्तावना के अंदर 5 स्वतंत्रताएं, विचार यानी कि आपको सोचने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति, बात को कहने की, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 स्वतंत्रताएं हैं। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यहाँ पर समता है, क्षमता नहीं है, मिस एरर हो गया, तो आप ध्यान रखिए, क्षमता।
समता के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1950 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित, यहाँ पर आत्म अर्पित है, आत्म अर्पित अर्पित करते हैं। तो ये थी हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब इसमें याद रखने वाली चीज़ कौन सी है? तो इसमें ये है कि इसका स्रोत कौन सा है? कन्नड़ा। फिर प्रस्तावना की पहली पंक्ति के शब्द संयुक्त राज्य, यहाँ पर पहली पंक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से ली गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या संशोधन किया गया? जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार द्वारा। इसमें उस दौरान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, जिसका लगभग पूछे जाने की संभावना रहती है परीक्षाओं में। तो वो था पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो यहाँ पे सीधा प्रश्न बनता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा हमारी प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। और कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। फिर प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है? ये काम क्या आती है? ये काम आती है जैसे कि जब कभी भी कोई ऐसा मामला जिसमें मूल अधिकार से संबंधित हो, जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित हो या कोई ऐतिहासिक तथ्य हो, उसके बारे में तो पढ़िए। हम पढ़ते हैं, ये संविधान का दर्शन है जिसे समग्र रूप से पूरे संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहली उपयोगिता ये है कि इसके बारे में हमें पूरे संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इसे देखते ही। फिर दूसरा है कि संविधान के स्रोत, राज्य व्यवस्था की प्रकृति, संविधान के स्रोत कौन से हैं, राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है और संविधान के उद्देश्य क्या हैं, उससे परिचय होता है। फिर है कि संविधान के अर्थ निर्धारण में एवं ऐतिहासिक स्रोत के रूप में यहाँ पर प्रस्तावना उपयोगी है। तो ये है इसकी उपयोगिता में पहला, ये संविधान का दर्शन है जिसे देखकर संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और संविधान के स्रोत के बारे में, और राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है, जैसे कि भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है उसके बारे में पता चलता है, और संविधान के उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान के क्या उद्देश्य रहे उसके बारे में पता चलता है, और संविधान के अर्थ निर्धारण, जब कोई भी ऐसे शब्द जिसमें व्याख्या से संबंधित हो या किसी अर्थ को स्पष्ट करने से रिलेटेड न्यायालय में मामला विचाराधीन हो, तो उसमें प्रस्तावना का उपयोग किया जाता है। फिर प्रस्तावना को लेकर ये बहस छिड़ी थी कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो इसे समय समय पर विभिन्न मामलों में स्पष्ट किया गया। तो पहला मामला था बेरुबारी संघ मामला। आपको याद रखना है कि बेरुबारी संघ मामले में, जो कि 1960 में हुआ था, और उसमें कहा गया था कि संविधान का अंग नहीं है। उसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर दूसरा मामला था 1964 के दौरान सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, और उस मामले में भी ये बात दोहराई गई कि संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है। फिर मामला आता है गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये वाला। ये मामला 1967 का है, जिसमें प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा माना, और ये भी कहा गया कि ये शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। फिर उसके पश्चात ये आता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत चर्चित और प्रसिद्ध जजमेंट रहा है ये, क्योंकि इसका जिक्र हर बार होता है, और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो आपको याद रखना है कि कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973।
फिर प्रस्तावना में वर्णित 5 स्वतंत्रता का सही क्रम। वैसे मैंने आपको आगे ही बता रखा है कि यदि आपको याद नहीं रहता है तो उसके लिए एक ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं। स्वतंत्रताएं 5 है आपको पता है, और 5 कौन सी वो भी आप याद रख सकते, लेकिन इसका क्रम आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे भी गए और पूछे जाने की संभावना भी है। तो इसके लिए आपको क्रम याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। जब पहले किसी व्यक्ति के मन में विचार आता है और विचार आएगा तो उसको अभिव्यक्त करना चाहेगा, तो विचार अभिव्यक्ति, और जो जैसे ही किसी व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त करेगा तो उसकी बात पर क्या करेगा, विश्वास, और जब विश्वास होता है तभी क्या होती है, धर्म की स्थापना, और धर्म के लोग क्या करते हैं, उपासना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये था इसका सही क्रम। फिर है भारत के संविधान की प्रस्तावना दिए गए आश्वासनों का सही क्रम। तो उसमें है, जैसे कि पीछे आते हैं अभी, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर है न्याय, फिर है स्वतंत्रता, फिर है समता, इस तरीके से। तो इस तरीके से पहले आती है न्याय, फिर आती है स्वतंत्रता, फिर आती है समता, और फिर आती है बंधुता। तो ये आपको क्रम याद रहेगा। फर्स्ट न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो इसका ये आंसर सही है। फिर संविधान प्रस्तावना के अंतर्गत जो शब्द दे रखे हैं उन्हें समय समय पर आधारभूत ढांचे में शामिल किया गया, या उन्हें आधारभूत ढांचा करार दिया गया। तो वो शब्द कौन से हैं? तो हमारी प्रस्तावना में शब्द हैं जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जैसे जैसे हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले दिए, उन फैसलों में इस तरीके से शब्दों को शामिल करते रहे। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, और समाजवादी ये भी आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको दे रखे हो शब्द, और उनमें से 3 इनमें से कोई दे रखे हो और 1 कोई अन्य दे रखा हो, तो आपको छांटना होगा कि कौन सा नहीं है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। फिर हमारे संविधान सभा में कुछ विचारक थे जिन्होंने इसे लेकर अपने कुछ कथन दिए। तो पहले हैं सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जिन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारी दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इनका कथन काफ़ी बार पूछा जा चुका और पूछ भी सकते हैं। तो ये 3 कथन हैं, आप मोस्टली इन्हें आप याद रखिए, तो मेरा मानना है कि इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, और अर्नेस्ट बार्कर ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। इसे आप इम्पोर्टेंट रखिए, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। ये कथन किसने दिया? अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को लेकर दिया। फिर के.एम. मुंशी का कथन है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इस तरीके से विभिन्न विचारकों ने अपने कथन दिए, और इस तरीके से हमारी प्रस्तावना में समय समय पर आधारभूत ढांचे में निम्न शब्द शामिल किए गए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आने की संभावना है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।